हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अजय शर्मा में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 141 को। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जो सेक्शन 140 तक अच्छे से कवर करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो के एंड में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो सेक्शन 141 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्या बात कहता है? ये कहता है कि जजेस टू द डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर्स के अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। क्या कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 141? जजेस टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। देखो, कोर्ट में जब कोई एविडेंस जो है प्रेजेंट होता है तो जजेस ही डिसाइड करते हैं कि वो एविडेंस एडमिसिबल होगा या नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं सेक्शन 141। व्हेन either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise। देखो, हम लोगों ने सेक्शन 3 पढ़ा था फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में। तो क्या क्या चीजें रेलिवेंट फैक्ट होंगी और क्या क्या जो है फैक्ट इन इशू होंगी वो आपको अच्छे से पता होगा फैक्ट और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में। ये कहता है कि जब कोई पार्टी कोर्ट में एविडेंस देना चाहती है तो जज साहब जो है उससे पूछ सकते हैं कि ये जो फैक्ट है अगर प्रूव हो जाए तो केस के लिए जो है कैसे रेलिवेंट होगा। अगर जज साहब को लगता है कि वो फैक्ट जो है रेलिवेंट है तो एविडेंस जो है वो एडमिट होगा। अगर जज साहब को लगता है कि वो इरेलीवेंट है तो वो जो है एविडेंस रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ रेलिवेंट चीजें ही जो कोर्ट में एडमिसिबल है, आप सभी को पता ही होगा एज अ एविडेंस। देखो, सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अगर कोई फैक्ट तभी एडमिसिबल है जब पहले एक और फैक्ट जो है वो प्रूव हो, तो पहले वो प्री रिक्विजिट फैक्ट जो है प्रूव करना होगा। लेकिन अगर पार्टी कहती है कि वो बाद में जो है वो प्री रिक्विजिट जो फैक्ट है ना उसको बाद में फैक्ट को प्रूव करेगी और कोर्ट को जो है उस अंडरटेकिंग पर भरोसा है, ठीक है। यानी कोर्ट के सामने जो है वो पार्टी अंडरटेकिंग करती है कि उस प्री रिक्विजिट फैक्ट को बाद में प्रूव करेगी, ठीक है, और कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है कि तो जज साहब जो है अलाउ कर सकते हैं कि एविडेंस जो है अभी दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, प्लेंटिफ एक डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाना चाहता है जो टाइटल प्रूव करता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो है तभी एडमिसिबल है जब प्लेंटिफ प्रूव करे कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, यानी उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करता है वो, तभी तो उसके कोर्ट के अंदर जो है वो एडमिसिबल होगा। अगर प्लेंटिफ कहता है कि वो ऑथेंटिसिटी बाद में प्रूव करेगा और जज साहब जो है उस अंडरटेकिंग से सेटिस्फाई हैं तो डॉक्यूमेंट अभी एडमिट हो सकता है। ये चीज ये कहता है, ठीक है। सबसेक्शन 3, if the relevancy of one alleged fact depend upon another alleged fact being first proved, the judge may in his discretion either permit the evidence of the first fact to be given before the second fact is proved or require evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact। देखो, कभी कभी जो है एक फैक्ट की रेलिवेंसी डिपेंड करती है किसी दूसरे फैक्ट के प्रूव होने पर। ऐसी सिचुएशन में जो है जज साहब के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि जज साहब जो है अलाउ कर सकते हैं कि पहले डिपेंडेंट फैक्ट का एविडेंस दिया जाए और बाद में प्री रिक्वेस्टेड फैक्ट को प्रूव किया जाए। या फिर जो है जज साहब कह सकते हैं कि पहले प्री रिक्वेस्टेड फैक्ट प्रूव करो, उसके बाद जो है डिपेंडेंट फैक्ट का एविडेंस दिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक फोर्जरी केस है, पार्टी एक डॉक्यूमेंट जो दिखाना चाहती है जो कि एलिजिबली फोर्ज्ड है, यानी कि उस डॉक्यूमेंट की रेलेवेंसी डिपेंड करती है कि अक्यूज ने उस डॉक्यूमेंट को साइन किया था या नहीं किया था। तो जज साहब के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो डिसाइड करेंगे कि पहले सिग्नेचर का प्रूफ लाओ फिर डॉक्यूमेंट का एविडेंस एडमिट हो। या फिर जो है जज साहब अलाउ करे कि डॉक्यूमेंट का एविडेंस अभी दिया जाए और बाद में सिग्नेचर को प्रूव किया जाए। आई होप आपको जो है ये समझ में आया होगा सबसेक्शन 3। तो आइए अब हम जो है इसकी इलस्ट्रेशन को समझ लेते हैं। देखो, सेक्शंस के साथ जो है आपको इलस्ट्रेशन भी पढ़नी चाहिए ताकि आपके पढ़े हुए कंसेप्ट जो है वो समझ आ सके आपने सेक्शन के अंदर पढ़ा क्या है एक्चुअली। Illustration A. It is proposed to prove a statement about a relevant fact by a person alleged to be dead, which statement is relevant under Section 26 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam. The fact that the person is dead must be proved by the person proposing to prove the statement before evidence is given of the statement। देखो क्या कहती है इलस्ट्रेशन है, ये कहती है कि अगर कोई पार्टी एक स्टेटमेंट प्रूव करना चाहती है जो एक डेड पर्सन ने दिया था और वो स्टेटमेंट लॉ के अंडर जो है रेलिवेंट है। आई होप आपने जो है सेक्शन 26 डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ा होगा सेक्शन 26 के अंदर। तो पहले जो है उस पार्टी को ये प्रूव करना होगा कि वो पर्सन सच में मर चुका है, यानी उसकी डेथ हो चुकी है। स्टेटमेंट तभी एडमिसिबल होगा जब डेथ का फैक्ट एस्टेब्लिश हो जाए। बस इतनी सी बात कहती है इलस्ट्रेशन ए। इलस्ट्रेशन बी, it is proposed to prove by copy the content of a document said to be lost. The fact that the original is lost must be proved by the person proposing to produce the copy before the copy is produced। देखो क्या कहती है इलस्ट्रेशन बी, अगर कोई पार्टी एक डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करना चाहती है, ठीक है, किसके जरिए? कॉपी के जरिए। तो पहले ये प्रूव करना होगा कि ओरिजिनल जो है वो डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो चुका है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो चुका है, तभी वो कॉपी से उसको प्रूव कर सकती है डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को। और जब तक ओरिजिनल के लॉस्ट होने का फैक्ट प्रूव नहीं होता तब तक कॉपी को एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। Illustration C. A is accused of receiving the stolen property. Knowing it to have been stolen, it is proposed to prove that he denied the possession of the property
The relevancy of the denial depend on the identity of property. The court may, in its discretion, either require the property or to be identified before the denial of the possession is proved, or permit the denial of the possession to be proved before the property is identified. इलस्ट्रेशन सी हमें यह बता रही है कि ए पर एलिगेशन है कि उसने स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग इट टू बी स्टोलन रिसीव की है, और प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करना चाहता है कि ए ने प्रॉपर्टी पोजेशन जो है डिनाई किया था, लेकिन उस डिनाइल की रेलेवेंस से डिपेंड करती है प्रॉपर्टी के आइडेंटिफाई पर। मतलब पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी स्टोलन है, क्या उसी के पास ये प्रॉपर्टी है, वही चोरी हुई है, या फिर दूसरी है कोई, यानी आइडेंटिफाई होना चाहिए पहले कि ये वही प्रॉपर्टी। तो जजेस के पास जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि पहले आप प्रॉपर्टी जो है आइडेंटिफाई करने को कहे, फिर जो है डिनाइल प्रूव हो, या फिर जो पहले डिनाइल प्रूव करने को जो है अलाउ करें और बाद में प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई। इलस्ट्रेशन डी, इट इज प्रपोज टू प्रूव ए फैक्ट ए which is said to have been the cause or effect of a fact in issue. There are several intermediate fact B, C, and D, which must be shown to exist before the fact A can be regarded as the cause or effect of the fact in issue. The court may either permit A to be proved before B, C, or D is proved, or may require proof of B, C, and D before permitting proof of A. नहीं आई ना समझ, घबराइए मत, मैं बताता हूँ। देखो इलस्ट्रेशन डी क्या कहती है, कभी एक फैक्ट ए को केस के फैक्ट इन इश्यू का कॉज या फिर इफेक्ट माना जाता है, ठीक है, लेकिन उस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए पहले कुछ इंटरमीडिएट फैक्ट बी, सी और डी जो है वो प्रूव करने जरूरी होते हैं, ठीक है। कोर्ट के पास जो है डिस्क्रिप्शनरी पावर है, पहले ए का एविडेंस अलाउ करे और बाद में जो है बी, सी, डी को प्रूव हो, या फिर जो है पहले बी, सी, डी को प्रूव करने को कहे, या फिर जो है ए का एविडेंस अलाउ करे। तो कोर्ट के पास जो है डिस्क्रिप्शनरी पावर होती है। अब आया समझ? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 141 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बहुत ही सिंपल सा सेक्शन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो आई होप आपको जो वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आप सभी से सेक्शन 142 के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय गाइस।